कंपटीटर्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 8 मार्च 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम लोग देखेंगे क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज है इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, तो सभी महिलाओं को हमारे तरफ से, हमारे बैप्स एकेडमी की तरफ से और मेरे तरफ से आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग के लिए मतलब जो है अब एग्जाम के पर्पज से मैं ये लाया हूँ। ठीक है, देखिए क्या है। पहला जो हमारा मुद्दा रहेगा, देखिए कुछ चीज़ें हैं ना कि बहुत टाइम ये बाद आपका क्लास आपके तक पहुँचेगा, क्योंकि ये ऐसा है कि मुद्दा बहुत सारा था और मैं किसी को छोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन एक एक मुद्दा मैं छोड़ भी दिया हूँ। हीट वेव पे था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था एक्चुअली आप लोग के पास जल्दी से पहुँचाना था। ठीक है, एक तो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमियाँ हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्या क्या हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुआ है। इसी के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हम लोग समझेंगे क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और वेस्ट एशिया में किस कारण ये जो संघर्ष जो चला आ रहा है उसी कारण ये सिलेंडर कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो वो हम लोग थोड़ा सा जान जाएंगे। हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि वेस्ट एशिया में क्या संघर्ष चल रहा है, ईरान और इजराइल और यूएसए के साथ मतलब क्या संघर्ष है। तो ये हम लोग मुद्दा बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको लगभग मैंने तीन तीन बार मैं पढ़ा दिया हूँ। और प्लीज़ आप लोग जाके जो भी नए लर्नर है, मेरे पिछले वाले वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा मुद्दा जो है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कार्यक्रमों को लेकर विवाद हो गया है। क्या था, संथाल इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस था। उसी के दौरान राष्ट्रपति जी वहाँ सिलीगुड़ी में गए थे। ये आपका इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में। और इसी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि संथाल कम्युनिटी क्या है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके लिए कौन रिवेलियन हुए थे। तो ये हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड मुद्दा जो हमारा आज का रहेगा कि बीएसएफ रिकॉर्ड टेम्परिंग मामला और सीबीआई की जांच हुई है। तो क्या है ये मामला और क्या सीबीआई ने जांच किया वो देखेंगे। उसके बाद बीएसएफ के बारे में जानेंगे, सीबीआई के बारे में जानेंगे, और रिकॉर्ड टेम्परिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फोर्थ मुद्दा जो हमारा रहेगा, देखिए आपको क्या रहेगा कि भारत में बढ़ते स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर जिसको बोला जाता है, वो क्या है, क्यों है और कैसे बढ़ रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या-क्या इनिशिएटिव लिया है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है? फिफ्थ में हम लोग देखेंगे कि भारत में बढ़ता पेट का मोटापा यानी अ, एब्डोमिनल ओबेसिटी क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है ये हम लोग जानेंगे, और उसका जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 रिपोर्ट जो 5 आया है वो हम लोग जानेंगे कि इसके मुख्य शीर्षक क्या-क्या हैं, तो उनके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे। ओके? फिर सिक्स्थ में हमारा जो मुद्दा है, अलेक्जेंडर स्टब, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, फ़िनलैंड के। हमारे जो फ़िनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब, जो अभी आए हुए हैं, ठीक है, इंडिया। तो उन्होंने क्या वक्तव्य में बोला है वो हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे, क्या जानने की ज़रूरत है हम लोग को और क्या सीखना चाहिए फ़िनलैंड से, तो ये भी हम लोग देखेंगे। और फ़िनलैंड क्या देश के बारे में थोड़ा-सा जानकारी लेंगे, और इंडिया एंड फ़िनलैंड के रिलेशनशिप के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके? सिक्स्थ जो हमारा मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट समुदाय है ना, उनको सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने के मामले ये दर्ज करवाया है, और एनसीआरबी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी के माध्यम से। और देखिए क्या है कि हमारा जो लास्ट जो मुद्दा रहेगा कि भूकंप ज़ोनिंग नियमों में बदलाव किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है कि केंद्र सरकार ने उसको वापस ले लिया। तो इसके माध्यम से क्या जो बदलाव हुआ है, नया नियम था, उसका प्रस्ताव क्या था, प्रावधान क्या था, वो हम लोग जानेंगे। और फिर उसके बाद भूकंप जानेंगे, फिर उसका ज़ोन जो बाँटा गया है, ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4, ज़ोन 5, ठीक है? ये जानेंगे। और ब्यूरो ऑफ जो स्टैंडर्ड जो नियामक है जो आपका, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है? तो ये बीआईएस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इतना मुद्दा हम लोग को पढ़ना है, तो प्लीज़ इसी कारण हमें टाइम लग जाता है। प्लीज़ आप लोग देख ही सकते हैं कि लगभग आपका 91 स्लाइड है, तो प्लीज़ आप लोग धैर्य बना के रहिए और हमारे साथ बने रहिए, और आप लोग अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर, देखिए मेरा पर्पस है ना कि आप लोग को होल समग्र जानकारी मिले। ऐसा नहीं है कि बार-बार आप कहीं यहाँ से पढ़ लिए तो वहाँ से पढ़ लिए, ऐसा नहीं हो। आप मेरे ही द्वारा हर चीज़ आप लोग जानकारी लें। इससे आपका जीएस और जीके आपका दोनों मजबूत होगा। ठीक है? देखिए क्या है,
सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपया प्रति लीटर की सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। यानी 60 रुपया प्रति सिलेंडर पे मतलब एक सिलेंडर के अगर दाम अगर 1000 रुपया था तो अब 1060 में आपको मिलेगा, ठीक है। कमर्शियल एलपीजी जो कमर्शियल हैं, ठीक है, वाणिज्य जो एलपीजी सिलेंडर हैं उनकी कीमत लगभग आपका 114 रुपया 114 रुपया 50 पैसा की वृद्धि की गई है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लगभग जो 10 करोड़ लाभार्थी को भी यह बढ़ी हुई कीमतें देनी होगी, ठीक है। हालाँकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को ₹300 सब्सिडी मिलती है, साल में अधिकतम अगर 12 रिफ़िल तक, ठीक है? अगर 12 बार वो अपने सिलेंडर को भरवाते हैं तभी तक मिलेगा, 12 से अधिक पर भरवाने पे नहीं मिलेगा, ठीक है? रिफ़िल करने पे नहीं मिलेगा। सब्सिडी के बाद आपका 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत लगभग आपका ₹613 हो गई है, ठीक है? ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरफ से आपको दिया जाएगा और जो कमर्शियल सिलेंडर का कीमत 114 50 पैसे की वृद्धि हुई है। अब कीमत बढ़ने का यहाँ पे हम लोग कारण जानते हैं, क्यों कीमत बढ़ा, ठीक है? तो व्हाई प्राइस इंक्रीज़्ड, ठीक है? तो पहला है कि पश्चिम एशिया में तनाव। क्या है पश्चिम एशिया में तनाव? देखिए, वेस्ट एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण तेल और गैस की सप्लाई जो है प्रभावित हुआ है, ठीक है? जो अभी चल रहा है ईरान के साथ आपका इज़राइल और यूएसए का संघर्ष जो चल रहा है, ठीक है? इसी कारण क्या हुआ है कि दूसरा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का महत्व। क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़? दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है, ठीक है? क्योंकि यहीं से हमारा कच्चा तेल और बाकी जो है तेलों का यहाँ पे आगमन होता है, ठीक है? खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से जाता है। यहाँ टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने से वैश्विक कीमतें बढ़ी हैं, तो ये भी कहीं न कहीं कारण बड़ा है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भी वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एलपीजी की कीमत बढ़ने से भारत में भी कीमतें बढ़ानी पड़ी है, तो ये कारण है। अब इसका सरकार का पक्ष जो है देखिए क्या है, सरकार का पक्ष क्या कह रहा है कि सरकार के अनुसार यह वृद्धि बहुत सीमित प्रभाव डालेगी। औसतन 20 यानी 20 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें तुरंत बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। तो अभी तक पेट्रोल और डीज़ल नहीं बढ़ा है, ठीक है? विपक्ष की आलोचना क्या है तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए, विपक्षी दलों का कहना है कि पहले से महँगाई से जूझ रहे परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जो रसोई का बजट है वो प्रभावित होगा और सरकार को कीमत बढ़ाने की बजाय सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। ये विपक्ष की आलोचना है। ठीक है? हम लोग मुद्दा पढ़ने, कारण पढ़ने कि क्यों एलपीजी का सिलेंडर बढ़ा, इसी तरीके से पढ़ना ही है। आपसे कभी कोई पूछा देखिए ये सरकार का पक्ष और विपक्ष का पक्ष तो ज़रूरी नहीं कि आपको पूछेगा, लेकिन ये कारण ज़रूर पूछेगा कि क्यों ये बढ़ा, ठीक है? अब हमारे लिए जो मेनली यहाँ जो मुद्दा आता है ना, ये हमारा आता है अब यहाँ से पढ़ना है, ये आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है, ठीक है? हमारे ये मुद्दा में जीएस पेपर में भी आता है और आपको एग्ज़ाम में भी ये प्रीलिम्स में भी आएगा, ठीक है? तो हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है ना, भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है, ठीक है? जिसका उद्देश्य है कि गरीबों को स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी उपलब्ध करना है, ताकि वो क्या करें, लकड़ी, कोयला और गोबर जैसी जो पारंपरिक ईंधनों है ना, इनसे क्या है कि होने वाले धुआँ से बचा जाए, ठीक है? तो इनका जो उद्देश्य है कि लकड़ी, कोयला जो और गोबर जैसे पारंपरिक ईंधन है ना, उनसे होने वाले धुआँ से बचाया जाए और कहीं न कहीं स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। महिलाओं पे ज़्यादा पड़ता था क्योंकि महिलाएँ ही खाना बनाती थी ओके, तो इससे बचने के लिए ये किया गया है। शुरुआत इसका कब किया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का? तो 1 मई 2016 को, तो ये डेट आप याद रखिएगा। स्थान कौन-सा है? बलिया। बलिया से ये शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश बलिया से शुरू हुआ था, ठीक है? शुरू करने वाली जो सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया। क्रियान्वयन जो एजेंसी है, ये आप याद ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन्स आपको फँसा सकते हैं। अभी तक तो इस तरह के क्वेश्चन्स नहीं आए हैं, लेकिन क्वेश्चन्स में आपको हम दिखाएँगे कि 2019 में यूपीएससी ने उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा है, ठीक है? जब यूपीएससी पूछ सकता है तो अनपीसीएस वगैरह तो ऑब्वियसली है कि आपको पूछ ही सकता है, ठीक है?
देखिए क्रियान्वयन एजेंसी क्या है, कौन-कौन है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है? आईओसी, ठीक है? भारत पेट्रोलियम, ठीक है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है? तो ये सब बीपीएल और एचपीएल जो है आपका, ये सब क्रियान्वयन एजेंसी हैं, ठीक है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्या है, ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है स्टार्ट करने का, कि गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाए, ठीक है? पारंपरिक ईंधन से होने वाले घरेलू वायु प्रदूषण को कम किया जाए। महिलाओं के स्वास्थ्य को की रक्षा करना है, ठीक है? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, तो ये इस उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता कौन होंगे ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के? तो देखिए बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार जो होंगे वो होंगे, एससी-एसटी परिवार होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं वो होंगे, अंत्योदय अन्न योजना परिवार के जो होंगे, चाय बागान मजदूर होंगे, वनवासी होंगे आदि, ये सब क्या होंगे, ये आपके लाभार्थी के नाम पर जो महिला सदस्य होगा ना, उसी को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। यानी आपके ये जितने भी परिवार हैं, उनमें जो महिलाएँ होंगे, महिला सदस्य के को ही एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है? तो ये बातें आप याद रखिएगा, महिला यहाँ पे बहुत, महिला सदस्य आपके लिए मोस्ट, ये की पॉइंट है, ठीक है? की पॉइंट है, ओके? इस उज्ज्वला योजना में, ओके? तो आपको फँसा सकता है इस तरह से क्वेश्चन बनाकर, ठीक है? योजना के लाभ क्या होगा? तो मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, रेगुलेटर की लागत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जो सिलेंडर होगा, रेगुलेटर होगा, वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पहली रिफ़िल और चूल्हे के लिए वित्तीय सहायता कुछ मामलों में ये सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है? अब उपलब्धियाँ क्या है? तो देखिए, उपलब्धियाँ जो है ना, ये अब तक का 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन वितरित किया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना द्वारा। तो देखिए कहीं न कहीं ये उपलब्धियाँ ये बहुत बड़ी हासिल किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन की पहुँच बढ़ी है, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और समय की भी बचत हुई है। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं उपलब्धियाँ हासिल किया है। लेकिन इसमें चुनौतियाँ अभी भी है। क्या है चुनौतियाँ? रिफ़िल की कीमत अधिक होने से गरीब परिवार कम रिफ़िल करवाते हैं। ऐसा होता है ना कि एक बार लिया है, बहुत सारे तो लोग ले लिए हैं 10 करोड़ में, लेकिन वो एक बार लिए और फिर कभी आज तक नहीं भरवाए हैं। ऐसा भी है, ठीक है? मुद्दा ये रिपोर्ट आपका बताता है ऐसा। कुछ क्षेत्रों में एलपीजी वितरण नेटवर्क भी कमज़ोर है, कहीं तो किया ही नहीं गया है। कई परिवार फिर से पारंपरिक ईंधन का उपयोग करने लगते हैं क्योंकि आर्थिक बोझ इतना वो वहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इस कारण, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या है, देखिए जो आपको मैं बोला था कि यूपीएससी 2019 में पेपर में जो प्रीलिम्स में आया था पीवाईक्यू, वो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 2019 का क्वेश्चन सही है, ठीक है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन केवल महिला सदस्य के नाम पर ही दिया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था वहाँ पे कि महिला सदस्य, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल लगा दिया है। ठीक है? तो ये केवल महिला सदस्य के नाम पर ही दिया जाता है, यानी 1, 2 हाँ, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा इस क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक है? देखिए आप कितने आसान से आप क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट कर पाए हैं, ठीक है? वो भी ये यूपीएससी प्रीलिम्स का 2019 का क्वेश्चन्स है, देखिए। मैं आपको इसीलिए सामने लाके दिखाया हूँ, मैं आपको कहीं और इधर-उधर से नहीं पढ़ाता हूँ, ओके? अगले प्रश्न में देखिए क्या है, देखिए क्या है अगला प्रश्न एमसीक्यू। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये देखिए, गरीब परिवार को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन को उपलब्ध कराना है, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाते ही बनाते हैं। देखिए क्वेश्चंस इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में की गई, बिल्कुल सही है। इस योजना का जो उद्देश्य है घरेलू वायु प्रदूषण को कम करना, ये भी सही बात है। इस योजना का क्रियान्वयन केवल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नहीं, आपका बीपीएल भी कर रहा है, सॉरी भारत पेट्रोलियम गैस भी कर रहा है, ठीक है? और आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी कर रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी कर रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं केवल यहाँ पे जो लगाया हुआ है ना, ये कीवर्ड देखिएगा, यहाँ पे केवल जो लगाया हुआ है यही इसके लिए खतरनाक हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अब दूसरे खबर पे हम लोग चलते हैं, जो हमारा दूसरा खबर था क्या, देखिए क्या हुआ है ना अभी हाल ही में, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं भारत के, वो इंटरनेशनल संताल यहाँ पे एच नहीं लग पाया है, सॉरी यहाँ पे जो मतलब
मिसटाइप हो गया है, ठीक है? तो इंटरनेशनल संथाल जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग लेने के लिए वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में गई थी, ठीक है? अभी हाल-फिलहाल में। कार्यक्रम का मूल स्थल जो था पहले विद्यानगर था, ठीक है? विधाननगर जो पंसीदेवा ब्लॉक में पड़ता था। लेकिन राज्य सरकार ने इसे बदलकर कहाँ कर दिया गया? गोसाइनपुर कर दिया गया, ठीक है? यानी बागडोगरा सिलीगुड़ी क्षेत्र कर दिया, ठीक है? एक तो पहले इसका जो तहाँ था स्थल विधाननगर, वो आपका वहाँ से कर दिया गोसाइनपुर कर दिया, ठीक है? राष्ट्रपति ने इस बदलाव पर निराश और दुख व्यक्त किया, ठीक है? क्यों? क्योंकि कई संथाल समुदाय के लोग कार्यक्रम तक यहाँ नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उनको पता था कि विधाननगर में ही है और गोसाइनपुर को वो नहीं समझ पाए थे, ठीक है? राज्य सरकार के कई मंत्री उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे थे। कोई मतलब सॉरी कई नहीं बोल रहा हूँ, राज्य सरकार के कोई मंत्री उन्हें रिसीव नहीं। देखिए ये तो बहुत बड़ी दुखद बात है, क्योंकि हमारे देश के जो सर्वोच्च हैं, देश के हमारे सर्वोच्च हैं, और कम से कम उनकी गरिमा, उनकी पद की गरिमा तो रखनी चाहिए यार। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये कहीं न कहीं गलत हुआ है। अगर वो निराशा व्यक्त किए हैं तो वो कहीं न कहीं ये सही चीज़ है। देखिए राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया क्या हुआ इस पर, तो ये हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कार्यक्रम ऐसे स्थान पर आयोजित हुआ जहां संथाल समुदाय की भागीदारी सीमित हो गई, ठीक है? उन्होंने कहा कि यदि ये कार्यक्रम विधाननगर में होता तो लगभग 5 लाख लोग आसानी से इकट्ठे हो सकते थे। उन्होंने ममता बनर्जी को छोटी बहन बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यक्रम में उन्हें आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए, ठीक है? कार्यक्रम में भी नहीं आए। इस पर केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रिया है, देखिए क्या कहे हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक और अभूतपूर्व बताया इसे। और ज़ाहिर-सी ये बात सही भी है, ठीक है? उन्होंने कहा कि यह घटना राष्ट्रपति के जो पद है, उनकी गरिमा के तो खिलाफ जाता ही जाता है। और हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति अभी कौन है, देख लीजिए, सीपी राधाकृष्णन। उन्होंने भी कहा कि राष्ट्रपति के पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और उसके साथ जो पूरे सम्मान और प्रोटोकॉल होना चाहिए। उनके साथ पूरे सम्मान और प्रोटोकॉल की भी होना ज़रूरी है। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब सरकार का इस पे क्या है पक्ष, तो राज्य सरकार का देखिए देखिए क्या पक्ष है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। यार मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि अगर कार्यक्रम का जानकारी नहीं था, ठीक है, आप मानते हैं कि आपको कार्यक्रम की जानकारी नहीं था, लेकिन जो ये राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं कि जैसे स्थान था विद्यानगर, ठीक है, विधाननगर, तो गोसाइनपुर कौन किया? ये तो राज्य सरकार ही किया ना गोसाइनपुर। तो क्या राज्य सरकार अगर कोई कार्यक्रम को अगर यहाँ से वहाँ कर रहा है तो कोई किसी न किसी को तो पता होगा ना? तो आपके कानो-कान तो खबर नहीं आया आज तक? ये तो कुछ न कुछ तो मामला होता है। उन्हें कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी, ये कहा। वह उस समय कोलकाता को धरना प्रदर्शन में व्यस्त थी, ठीक है? वो अपनी-अपनी इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा तय प्रोटोकॉल के अनुसार ही स्वागत किया, ठीक है? राज्य सरकार के अनुसार कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है, ये राज्य सरकार द्वारा कहा गया है। ओके, अब हमारे लिए जो संवैधानिक इनका थोड़ा-सा पहलू हम लोग ये भी जान लेते हैं, संवैधानिक और प्रशासनिक पहलू क्या है? तो राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थान है, ठीक है? भारत में राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और उन्हें दौरे पर राज्य सरकार और प्रशासन को निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होता ही होता है। ये कहीं न कहीं संवैधानिक द्वारा ये प्रशासनिक पहलू है। प्रोटोकॉल का महत्व क्या है? तो प्रोटोकॉल का उद्देश्य संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखना होता है और इसमें स्वागत होता है, सुरक्षा होता है, कार्यक्रम व्यवस्था आदि शामिल होते हैं। ओके, तो अब हमारे लिए जो हम लोग तो मुद्दे पढ़ लिए, बहुत अच्छे से समझ लिए क्या कारण था, क्या पक्ष था, क्या विपक्ष था, क्या प्रतिक्रिया चला, क्यों नहीं गया, ठीक है? तो अब हमारे लिए जो है ना मेनली यहाँ पे संथाल समुदाय हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो संथाल समुदाय देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए संथाल जो है ना भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजातियों में से एक है। जो भारत में सबसे बड़ी आदिवासी है ना, उनकी जो जनजातियों में से सबसे बड़ी आदिवासी जनजातियों में से एक है संथाल। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत में निवास करती है और अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, इतिहास के लिए प्रसिद्ध है।
ओके। अब इनका थोड़ा-सा भौगोलिक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, तो भौगोलिक वितरण देखिए, संथाल समुदाय मुख्य रूप से इन राज्यों में पाया जाता है भारत में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। इनका सबसे बड़ा केंद्र झारखंड का संथाल परगना है। इसके लिए एसपीटी एक्ट भी है, संथाल परगना आपका एसपीटी पढ़ना रहता है आपका जेपीएससी में। एक अलग से इन लोग का कानून ही है। तो झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र है। तो जो भी जेपीएससी वाले हैं, जो ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसको समझिएगा, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा केंद्र झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाषा इनकी क्या है, तो इनकी देखिए भाषा, इनकी भाषा संथाली है, ठीक है। संथाली यहाँ लिखा गया, संथाली होगा, ठीक है, संथाली, THALI। ओके। ये संथाली लैंग्वेज भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। जो भारत की जो 8th शेड्यूल है, उसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिनमें संथाली भी आपका लैंग्वेज जोड़ा गया है। इस भाषा की लिपि ओल चिक्की स्क्रिप्ट है, ठीक है। ओल चिक्की स्क्रिप्ट है, तो ये आप याद रखिएगा, इनकी जो लिपि है इस भाषा की ओल चिक्की स्क्रिप्ट। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा-सा इनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएँ भी देखते हैं। तो इनके देखिए मुख्य जो पेशा है ना, कृषि है और वन आधारित गतिविधियाँ हैं। कृषि भी करते हैं और वन आधारित गतिविधियाँ भी करते हैं। समाज में कबीलाई अब व्यवस्था होती हैं, यानी क्लैन, ठीक है। समाज में कबीलाई होता है व्यवस्था। और पारंपरिक जो ग्राम प्रमुख को मांझी कहा जाता है, ठीक है। मांझी जो कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। जो ग्राम प्रमुख होते हैं, ग्राम प्रमुख को मांझी कहा जाता है। तो ये लाइन आपको लिए बहुत ही नया ही लगा होगा, क्योंकि अगर आप पहले भी पढ़े होंगे तो बहुत कम ही मिलता है ये सब चीज़ें। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि पारंपरिक ग्राम प्रमुख को ये मांझी कहते हैं। ओके। प्राकृतिक और पूर्वजों की ये पूजा करते हैं, ठीक है। इनकी पूजा, पूर्वजों की पूजा इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये आप याद रखिएगा। प्रमुख इनका त्योहार क्या-क्या होता है, तो फेस्टिवल देख लीजिए इनका। तो देखिए, संथाल समुदाय के महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं, सोहराई होते हैं, ठीक है। सोहराई यानी फसल कटाई का त्योहार। जो फसल जब काटा जाता है ना, तो उस समय सोहराई मनाया जाता है। बाहा 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 यानी फूलों का त्योहार होता है, ठीक है। बाहा यानी फूलों का त्योहार होता है। माघ ये माघ जो नया साल आता है, उसका त्योहार होता है। तो ये त्योहार भी सोहराय, बाहा और सोहराई कुछ ज़्यादा ही फेमस है। तो ये आप याद रखिएगा। ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो ये देख लीजिए ऐतिहासिक महत्व। हम लोग थोड़ा-सा संथाल समुदाय का इतिहास ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है? जिसमें संथाल विद्रोह कहा जाता है 1855 से 56 के बीच हुआ था, ठीक है? संथाल रिबेलियन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये 1855 से 56 यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा जनजातीय विद्रोह था। इसका नेतृत्व जो किए थे सिद्धू कान्हू किए थे, यानी सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने किया था, ठीक है। तो ये सिद्धू कान्हू द्वारा किया गया है। और इसका कारण क्या था कि जो ब्रिटिश का टैक्स नीति था और जमींदारों और महाजनों का द्वारा संथालों पर शोषण जो किया जा रहा था, उनके विरुद्ध था, ठीक है। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक जनजातीय आंदोलनों में से एक माना जाता है। तो ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग जान गए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा जानेंगे इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस। क्या है इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस? तो देखिए, इंटरनेशनल संथाल जो कॉन्फ्रेंस है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है? जो संथाल जनजाति की संस्कृति, ठीक है? संस्कृति, इनकी भाषा और पहचान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, जो संथाल इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस होता है, वो जो संथाल जनजाति है, उनकी संस्कृति को, भाषा को, पहचान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें भारत और अन्य देशों के संथाल समुदाय के प्रतिनिधित्व, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है संथाल जनजाति, वो भी आपको मैं बताता हूँ आगे। उद्देश्य क्या रहता है इस कॉन्फ्रेंस का? तो उद्देश्य ये है कि इस सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य ये है कि संथाल की संस्कृति और परंपराओं का रक्षा करना, संथाली लैंग्वेज के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, संथाल समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास पर चर्चा करना, विभिन्न देशों में बसे संथाल लोगों को एक मंच पर लाने का ये कहीं न कहीं उद्देश्य होता है इनका, ठीक है? अब ये देखिए कि संथाल समुदाय का वैश्विक प्रसार कहाँ-कहाँ है, तो ये देख लीजिए। हालाँकि संथाल मुख्य रूप से भारत में ही रहते हैं,
लेकिन उनका प्रवास कुछ अन्य देशों में भी है। जैसे आपका इंडिया तो है ही, बांग्लादेश, नेपाल, ये दोनों इंडिया के अलावा बांग्लादेश, नेपाल में भी इनकी मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो इन देशों में भी संताल संस्कृति और भाषा का प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, आपको एक चीज़ पूछा जाता है कि संथाल जो है जनजाति वो सिर्फ केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही पाया जाता है, ये आपका बांग्लादेश और नेपाल में भी पाया जाता है, ठीक है। बांग्लादेश और नेपाल में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो पारंपरिक जो ग्राम प्रमुख होता है, पारंपरिक जो ग्राम प्रमुख होता है, उनको क्या बोला जाता है, प्रमुख को। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपीएससी में। मांझी, ठीक है, मांझी, ओके, ये आप याद रखिएगा, ओके, मांझी कहा जाता है। और जेपीएससी में पूछ सकता है भी, ओके। अब यहाँ आपके लिए मेंस का क्वेश्चंस लगाया गया है। देखिए, आपको मेंस का क्वेश्चन तो लिख नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, भारत में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जो भारत में जनजातीय संस्कृतियों के संरक्षण के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और संथाल समुदाय के संदर्भ में उत्तर दीजिए। यानी जो ये बताना है ना, संथाल समुदाय के संदर्भ में बताना है, ठीक है। तो आप लोग ये कहाँ लिख सकते हैं, तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक आपको दिया गया है। तो वहाँ से क्या कीजिए, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके आप भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और फिर आपको फीडबैक दिया जाएगा। और एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारे वेब्स एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, वो जल्द ही वेब्स एकेडमी आपको ऐप भी लॉन्च करने वाला है, ठीक है। उस ऐप को लॉन्च पर आपको क्या है कि 4 फाउंडेशन कोर्स भी आपको बहुत जल्दी लाया जा रहा है, ठीक है। ये भी लॉन्च किया जा रहा है। 4 फाउंडेशन कोर्स कौन सा रहेगा, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, एक तो है आपका यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी सीएससी, ठीक है, यूपीएससी सीएससी 2027 और 28, ठीक है, 2027-28 का जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए होगा, फाउंडेशन कोर्स रहेगा। दूसरा आपका 14वीं जो जेपीएससी है आपका, उनके लिए क्या होगा, ये आपका फाउंडेशन कोर्स आएगा मेंस का, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और थर्ड जो आपका कोर्स रहेगा, ये आपका 72वीं बीपीएससी, 72वीं बीपीएससी आपका ये आने वाला है प्री प्लस मेंस, ठीक है, प्री प्लस मेंस का कोर्स आने वाला है। फोर्थ आपकी मांग, ये कोर्स जो रहेगा आपकी मांग यानी डिमांड आपकी क्या रहता है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगा उसी को लाया जाएगा। जैसे आपका यूजीसी नेट हो गया, ठीक है, यूजीसी नेट हो गया, आपका जेट हो गया, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया आपका, फिर आपका क्या है कि बीपीएससी टीचर का हो गया आपका, फिर आपका यूपी पीसीएस एआरओ आरओ का हो गया। और जो भी आपका सबसे ज़्यादा मांग रहेगा ना किसी भी एग्जाम का, वो आपके लिए लाया जाएगा, ओके। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और इन कोर्सों में, आप 4 कोर्सों में फ़ायदा कैसे आप उठा सकते हैं, बेनिफिट उठाने के लिए एक छोटा-सा आपको काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? जो हमारा वेब्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है ना, वेब्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है, उसको आप जाकर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारा जो पहले 1000 जो सब्सक्राइबर बनेंगे यूट्यूब चैनल को, उनको ये 4 कोर्सों में वेब्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग जो भी आपके भाई-बहन जो भी हैं, आपके जो पढ़ने वाले जानकार जो भी हैं, आप जानते हैं गली-मोहल्ले जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको ज़रूर बताइए कि जो वेब्स एकेडमी है, उनका आप यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उनका जो टेलीग्राम है यानी वेब्स एकेडमी का जो टेलीग्राम है, वो आप जॉइन करके रखिए, ताकि आपको उस समय फाउंडेशन कोर्स देने टाइम में आपको हम लोग को ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो ये बात आप यही याद रखिएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एमसीक्यू भी देखते हैं। और एक छोटा-सा और काम कीजिएगा, एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन क्या है आपका कि संथाली लैंग्वेज भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, बिल्कुल सही है। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी स्क्रिप्ट है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी दूसरा जो कथन भी है ये भी सही है। संथाली भाषा मुख्यतः क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, नहीं, ये ऑस्ट्रोलेसी, ठीक है, ऑस्ट्रेलेसी करके ऐसे ही कुछ वर्ड है, ये आपका ऑस्ट्रेएशिया
परिवार से है, ना कि आपका द्रविड़ भाषा परिवार से। तो ये तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केवल 1 और 2, ठीक है? अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है कि भारत के इतिहास में प्रसिद्ध संथाल रिबेलियन जो 1855 से 56 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह विद्रोह ब्रिटिश शासन और जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। बिल्कुल। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू द्वारा किया गया था। बिल्कुल, सिद्धू मुर्मू और कान्हू द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही बात है। यह विद्रोह बंगाल प्रेसिडेंसी के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ये बिल्कुल सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संथाल जनजाति के प्रमुख निवासी क्षेत्र माने जाते हैं। तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब नहीं। ठीक है, 1, 2, 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, देखिए आपको कि निम्नलिखित में जनजातीय विद्रोह के उनके क्षेत्र से मिलाइए। ठीक है, झारखंड संथाल जो रिबेलियन हुआ था ये आपका झारखंड और बंगाल क्षेत्र में ही हुआ था। बिल्कुल सही है आपका। तो ए का 1 हो गया। अब बी का 2 का देखते हैं। ओके, 2 का और 3 का देखते हैं। ठीक है, तो 2 का जो है मुंडा रिबेलियन आपका हुआ था छोटा नागपुर। ठीक है, तो ये आपका 2 का सी हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा, यानी जो कोल रिवलेशन जो होगा वो मुंडा, मतलब मुंडा जो रिवलेशन होगा वो आपका कहाँ होगा, आपका सॉरी थर्ड जो है आपका कोल रिवलेशन जो होगा ये छोटा नागपुर क्षेत्र में होगा, यानी 3 का बी हो जाएगा। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, 1A 2C 3B। ओके, अगले मुद्दे पे चलते हैं। क्या है अगला मुद्दा हमारा, देखिए कि हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने अज्ञात बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है वो अधिकारी उनके जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्या है मामला, यह मामला 2008 के एक कथित तस्करी केस में रिकॉर्ड से छेड़छाड़ यानी रिकॉर्ड टेम्परिंग के आरोप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। देखिए क्या मुद्दा है कि 2 कांस्टेबल था, एक आपका वेंकट स्वामी और तरसीम सिंह। ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया कि 2008 के एक तस्करी आरोप है कि मामलों में उनको झूठा फंसाया गया। उनका कहना है कि वो वेस्ट बंगाल के दयारामपुर सीमा चौकी पर ड्यूटी कर रहे थे और उन्होंने एक संदिग्ध से 75 बोतल जो है आपका फेंसिडी यानी फेंसिडाइल जो आपका कफ सिरप होता है वो जब्त किया था। ठीक है, अब उनका आरोप क्या है, जो ये बीएसएफ जवान है उनका क्या आरोप है कि कांस्टेबलों का आरोप है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने आधिकारिक रिकॉर्डिंग में हेरफेर कर दिया और झूठे सबूत बनाकर उन्हें तस्करी के आरोपी बना दिया गया। इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट में दोषी ठहरा दिया गया है। जो उन्हें क्या है कि कोर्ट ने दोषी ठहराया। 5 मई 2009 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया उन दोनों को। फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये आए, अपील किए, मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां हैं, यानी डिस्क्रिपेंसीज है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही घटना के लिए 2 अलग अलग आपका दैनिक डायरी रिकॉर्ड है, यानी रोजनामच्चा जो बोला जाता है वो आपका अलग प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए अदालत ने सीबीआई से विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, तो इसी पर सीबीआई जांच कर रहा है। प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ पे, तो देखिए क्या किया गया है, ये किया गया है आपका कि रिकॉर्ड टेम्परिंग किया गया है। सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अर्धसैनिक बलों में जवाबदेही, यानी क्या है कि यह मामला दिखाता है कि सुरक्षा बलों के भीतर भी जवाबदेही और पारदर्शिता आवश्यक है। न्यायिक निगरानी क्या है, उच्च न्यायालय द्वारा जांच के आदेश संवैधानिक निगरानी का उदाहरण है। अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो तो हम लोग देख लिए, रिकॉर्ड टेम्परिंग क्या है। तो देखिए रिकॉर्ड टेम्परिंग क्या है, तो रिकॉर्ड जो टेम्परिंग का अर्थ होता है कि किसी आधिकारिक दस्तावेज हो या रिकॉर्ड हो या डिजिटल डेटा हो उसमें जानबूझकर बदलाव कर देना या मिटा देना या गलत जानकारी जोड़ देना ताकि वास्तविक तथ्य छिपाए जा सके या किसी को गलत तरीके से दोषी
निर्दोष दिखाया जा सके। मान लिया जाए कि कोई थाना है, ठीक है? थाना में क्या हुआ कि आपको कोई डायरी रहता है जिसमें एफआईआर दर्ज किया जाता है, तो उस डायरी को क्या है, या तो डायरी ही बदल दिया जाए, ठीक है? या तो डायरी ही बदल दिया जाए, या डायरी में से जो लिखा हुआ है उसको काट दिया जाए या मिटा दिया जाए, या उसके जगह पर कोई और तथ्य लिखा दिया जाए, तो ये कहीं न कहीं रिकॉर्ड टेम्परिंग ही कहलाता है। ओके? कानूनी पहलू क्या है, यानी लीगल एस्पेक्ट क्या है? तो देखिए, भारत में रिकॉर्ड से छेड़छाड़ गंभीर अपराध है और इसके लिए कई कानून लागू हो सकते हैं। जैसे आपका इंडियन पीनल कोड के धारा 446 सरकारी रिकॉर्ड में जालसाजी के मामले दर्ज करते हैं। धारा 471 फर्जी दस्तावेज का उपयोग के मामले, ये इंडियन पीनल कोड में दिया गया है। और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं रिकॉर्ड टेम्परिंग के? तो रिकॉर्ड टेम्परिंग से क्या हो सकता है, न्यायिक जो प्रक्रिया है ना, वो कहीं न कहीं प्रभावित होगा और निर्दोष व्यक्ति को सज़ा मिल सकती है और सरकारी क्या है, संस्थाओं को विश्वसनीयता को कम होती दिखती है, ठीक है? अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फिर से क्या है हमारे लिए, अब हमारे जानते हैं बीएसएफ क्या है। तो बीएसएफ के बारे में जानते हैं, ठीक है? संगठन के बारे में हम लोग को जानना है, फोर्सों के बारे में भी हमारे प्रीलिम्स का जो है सब्जेक्ट उसमें भी दिया गया है और हमारे सब्जेक्ट पे भी आता है, ठीक है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखिए क्या है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है, यानी सेंट्रल आर्म फोर्स है, ठीक है? जिसका हम मुख्य कार्य क्या होता है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना। स्थापना इसका कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1965 को। तो ये स्थापना आप इसका याद रखिएगा, कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को। और स्थापना का कारण क्या हुआ था? तो इंडो पाकिस्तान जो वार चला था 1965 में, उसके बाद जो सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये बीएसएफ का गठन किया गया था, ठीक है? स्थापना किया गया था। ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करते हैं। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। ओके। अब ये कार्य कौन कौन सा करते हैं? तो देखिए, कार्य इनका जो रहता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और तस्करी को रोकना, सीमा क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, युद्ध के समय भारतीय सेना की सहायता करना, आपदा के समय में राहत और बचाव का भी कार्य करते हैं। तो इनका कार्य इतना है, आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा ही नहीं सिर्फ करते हैं, सीमा पार होने वाले घुसपैठ और तस्करी को भी रोकते हैं, शांति और सुरक्षा भी बनाए रखते हैं सीमा क्षेत्रों में, युद्ध के समय भारतीय सेना की भी सहायता करते हैं और आपदा समय में बचाव और राहत का भी ये कार्य करते हैं। बीएसएफ किन सीमाओं की सुरक्षा करते हैं? तो ये देख लीजिए कि मुख्य रूप से ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं को ये रक्षा करते हैं। इन सीमाओं पर जो बीएसएफ है मुख्यतः सुरक्षा बल पाए जाते हैं, ठीक है? संगठनात्मक जो संरचना है क्या? तो बीएसएफ का प्रमुख जो कहलाता है डायरेक्टर जनरल या डीजी होता है। इसे कई फ्रंटियर और सेक्टर में विभाजित किया गया है। विशेष इकाइयाँ देख लीजिए, वाटर विंग जैसे आपका नदी और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करता है, एयर विंग हवाई सहायता करता है और कैमल कंटिजेंट होता है, वो आपका राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में गश्ती करता है, ठीक है? अब हमारे लिए दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है, एक और संस्था जुड़ा हुआ है इससे, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है सीबीआई? तो सीबीआई भारत की प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर अपराधों की जांच करती है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में, ठीक है? स्थापना करने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है और प्रशासनिक नियंत्रण ये किसके अंदर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी डीओपीटी, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधीन ये काम करता है और मुख्यालय जो है ये आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है? सीजीओ कॉम्प्लेक्स। सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत ये किया गया है। सीबीआई का गठन किसके तहत किया गया है? तो जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 है ना, उसके तहत ही इसका स्थापना किया गया है। मुख्य कार्य क्या करता है? तो देखिए, सीबीआई का जो मुख्य कार्य है, 3 प्रकार के मामलों की ये जांच करता है। भ्रष्टाचार के मामले, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत और भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध जैसे बैंक घोटाले हो गया, वित्तीय धोखाधड़ी हो गया, विशेष अपराध हो गया क्या आपका? तो बड़े अपराध, संगठित अपराध, हाई प्रोफाइल केस, ये इसकी कार्य है, ठीक है? ये 3 तरह का कार्य करता है, ठीक है? तो पहला क्या हो गया कि भ्रष्टाचार का मामला, दूसरा हो गया आर्थिक अपराध और तीसरा विशेष अपराध जैसे हाई प्रोफाइल केस भी ये जांच करता है, ठीक है? प्रमुख इसका डिवीजन क्या है?
तो देखिए प्रमुख डिवीज़न जो है सीबीआई के मुख्य विभाग हैं, एंटी करप्शन डिवीज़न, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न, स्पेशल क्राइम डिवीज़न, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीज़न। तो ये इनका प्रमुख डिवीज़न हुआ है, ठीक है। सीबीआई जाँच कब होती है? तो देखिए कब जाँच होगी, सीबीआई की जाँच किन स्थितियों में होती है? तो देख लीजिए कि राज्य सरकार की सहमति से उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होता है, केंद्र सरकार के निर्देश निर्देश पर होता है। ध्यान रहे कि किसी राज्य में सीबीआई को जांच के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन कभी-कभी बिना आवश्यक मतलब ऐसा केस होता है जिसके बिना आवश्यकता कि भी वो जांच कर सकता है, मतलब बिना सहमति के लिए भी जांच कर सकता है। जनरल और ये कहीं न कहीं राज्य और केंद्र के बीच जो संवाद का विषय बनता है, वो कहीं न कहीं संबंध को कटुता बनाता है राज्य और केंद्र के बीच। जनरल और स्पेशल कंसेंट क्या है? तो ये देखते हैं। देखिए जनरल जो कंसेंट है, वो राज्य सरकार पहले से सीबीआई जाँच की अनुमति देती है और स्पेशल कंसेंट किसी विशेष केस के लिए अनुमति, ठीक है? कुछ राज्यों ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया, इसलिए वहाँ सीबीआई जाँच नहीं कर सकता है। आलोचना आलोचनाएँ हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सीबीआई को कैग्ड पैरोट भी कहा गया है, ठीक है? कैग्ड पैरोट, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। यह टिप्पणी कौन किए थे? रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले पीठ से पहले एक सुप्रीम कोर्ट फैसले में आई थी, ठीक है? अब हमारे लिए यहाँ एमसीक्यू लगा हुआ है। क्या है एमसीक्यू? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कानूनी आधार प्रदान करता है? तो कौन सा नियम करता है? तो ये आपका करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। बीएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि बीएसएफ भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए प्रमुख बल है। नहीं, भारत चीन सीमा में का ये नहीं करता है, ठीक है। तो केवल एक और दो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या बोल रहा है देखिए। क्या रहा है हमारा यहाँ कि निम्नलिखित में से रिकॉर्ड टेम्परिंग से संबंधित अपराध किस कानून के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है आपका इंडियन पिनल कोड आर्टिकल सॉरी इसका धारा 444, ठीक है, और फिर 46, ठीक है। तो ये आप धारा आता है। नेक्स्ट जो हमारा ये देखिए फिर से आपके लिए मेंस का क्वेश्चन लगा लगा रखा हूँ। केंद्रीय जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की निगरानी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में किस प्रकार मदद करती है? चर्चा कीजिए आपका 150 वर्ड में। तो प्लीज़ आप लोग कीजिएगा और हमारा जो वेब्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहता है। प्लीज़ आप लोग वहाँ से लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करके ये आप आंसर आप भेज सकते हैं और आपको फीडबैक इसका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट मुद्दा क्या कर रहा है कि हाल ही में क्या हुआ है कि जो संत गैलन इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस के भारत संस्करण कोलकाता में जो विशेषज्ञों ने बताया कि पिछले 3 दशकों में भारत में स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में क्या है दुगना से भी अधिक वृद्धि हुआ है। यानी मैनली रूप से कहा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर हमारा कहीं न कहीं दुगना बढ़ गया है। ठीक है? मुख्य तथ्य क्या की फाइंडिंग इसमें क्या दिया गया है कि 1990 में देखिए 1990 में भारत में जो स्तन कैंसर की दर था, रेट था 13 प्रति मतलब 1 लाख महिलाओं पर 13 महिलाओं को होता था। लेकिन यही 2023 में बढ़ के क्या हो गया 29.4 यानी 30 हो गया 30 यानी क्या हुआ कि आपका लगभग आपका 1 लाख महिलाओं पर 29 या 30 जो है महिलाओं को केस ब्रेस्ट कैंसर होने लगा। तो ये कहीं न कहीं दुगना से भी अधिक है, यानी 3 गुना पहुँचने वाला है, ठीक है? ओके, तो अढ़ाई गुना तो हो ही गया है, ठीक है? अढ़ाई गुना पहुँचने वाला है। विशेषज्ञों के अनुसार जागरूकता और स्क्रीनिंग बढ़ने से अधिक मामलों का पता चल रहा है, लेकिन कई अन्य कारण भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अब क्या है कि हम लोग पहले पढ़ते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? तो स्तन कैंसर क्या होता है? तो स्तन कैंसर वह बीमारी है जिसमें क्या होता है कि स्तन की कोशिकाएँ जो होती हैं ना, असमान रूप से बढ़ने लगती है और ये ट्यूमर यानी गाँठ बन जाती है और यह दुनिया में महिलाओं में सबसे सामान्य कैंसरों में से एक है, सोच लीजिए।
हालाँकि पुरुषों को भी ये हो सकता है, ठीक है? पुरुषों को भी ये हो सकता है, लेकिन महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा है, यानी कॉमन है ये महिलाओं में। प्रमुख लक्षण क्या है, तो सिम्पटम्स देख लीजिए क्या है इसका। तो स्तन में गांठ या सूजन आ जाना, स्तन के आकार या आकार में बदलाव हो जाना, निप्पल से खून या तरल पदार्थ निकलना, ठीक है। त्वचा का लाल होना या गड्ढे जैसा दिखना, और बगल यानी बगल बगल यानी आर्मपिट में गांठ बनना, ठीक है। ओके, तो ये इसके लक्षण हैं। और मुख्य जो जोखिम का कारक होता है, यानी रिस्क फैक्टर है, ये है उम्र बढ़ना, परिवार में कैंसर का इतिहास होगा किसी न किसी को, मोटापा हो जाना, शराब और तंबाकू सेवन करता हो, स्तनपान न करना। देखिए, स्तनपान करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शारीरिक गतिविधियाँ की कमी भी हो सकती है। उपचार तक जो पहुँच की समस्या क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। उपचार तक जो पहुँच की समस्या बताया गया है इन विशेषज्ञों द्वारा, विशेषज्ञों ने बताया है कि कई मरीजों को आर्थिक और भौगोलिक कारणों से उपचार नहीं मिल पाता है। ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में कैंसर दवाओं और सुविधाओं की कमी है। कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेस्ट डिजीज़ के निदेशक जो सुमन दास हैं, उनके अनुसार कहा गया है कि उपचार तभी प्रभावी है जब सभी वर्गों तक दवाएँ और इलाज पहुँचे। इसके लिए सरकारी योजनाएं और सामुदायिक सहयोग का उपयोग बढ़ाना आवश्यक है, तो ये कहा गया है। और नई पहल एक चलाया गया है, सम्मेलन में प्रोजेक्ट पिंक आर्मी नामक पहल शुरू किया गया है। इसमें क्या करा जाएगा ना, कि इसका उद्देश्य है कि कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाया जाएगा, मरीजों के लिए समुदाय आधारित सहायता प्रणाली बनाया जाएगा, और स्वयं सेवक से को जोड़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाए जाएंगे। तो प्रोजेक्ट पिंक आर्मी ध्यान में रखिएगा कि अभी हाल ही में चर्चा में था, तो ये देगा कि कैंसर के लिए ये चलाया गया है, ब्रेस्ट कैंसर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये प्रोजेक्ट जो पिंक आर्मी है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसके उद्देश्य आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका प्रोजेक्ट पिंक आर्मी पहल आपको आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये जोड़ के आपको क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी केयर है, यानी बहुविषयक उपचार है, वो क्या है, तो देखिए स्विट्जरलैंड के विशेषज्ञ जेन्स हॉवर ने कहा कि स्तन कैंसर के इलाज में कई क्षेत्रों का सहयोग जरूरी होता है, कि जैसे आपका सर्जरी हो गया, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हो गया, दवाओं पर आधारित उपचार जैसे सिस्टमिक थेरेपी, इससे उपचार की सफलता दर बढ़ती है। तो ये कहीं न कहीं सहयोग, कई क्षेत्रों का सहयोग भी ज़रूरी है। उपचार के लिए क्या अभी किया जाता है, तो स्तन कैंसर के उपचार के प्रमुख तरीके हैं, सर्जरी किया जा रहा है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी। इनका चयन बीमारी के चरण के अनुसार किया जाता है, ठीक है? फर्स्ट स्टेज है या सेकंड है, थर्ड है या लास्ट है, इस तरीके से ये किया जाता है, ठीक है, उपचार। भारत में स्थिति क्या है, तो देखिए भारत में जो स्थिति है ना, कि भारत में पिछले कुछ दशकों में स्तन कैंसर के मामले तेजी से वृद्धि हुई है। अभी देख ही रहे हैं कि 2.5 गुना लगभग आपका हो गया है। जागरूकता और स्क्रीनिंग बढ़ने से मामलों का पता चल रहा है। भारत में ब्रेस्ट कैंसर और अन्य कैंसर से निपटने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं, ये हम लोग देखेंगे। और ये कदम मुख्य रूप से जागरूकता, स्क्रीनिंग, उपचार और आर्थिक सहायता पर केंद्रित है। देखिए, मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बताते चलता हूँ, देख लीजिए कि आपका जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक जो है आपका एनपीसी डीसीएस जो है, वो कब शुरू किया गया था, 2010 में। उद्देश्य था कैंसर सहित जो भी नॉन कम्युनिकेटर डिजीज, ये इसका मतलब होता है कि गैर संचारित, मतलब ये एक दूसरे से नहीं बढ़ सकता है। जैसे संचारित मतलब होता है ना, जैसे छींकने से आप उसके संपर्क में गए या सेक्सुअल संपर्क में गए, तो इस तरीके से बढ़ता है, उसे संचार मतलब संक्रमण रोग कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। जो नहीं बढ़ता है, ये सब गैर संचारित बीमारी कहलाता है, ठीक है। उसको रोकने के लिए स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान जिला अस्पतालों में इलाज की सुविधा के लिए किया गया था। दूसरा था आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय जिसको बोला जाता है। गरीबी परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए किया गया है, ठीक है। देश भर में सरकारी और निजी अस्पतालों में लागू है, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, देखिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, पीएमएसएसवाई। देशों में एम्स और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों का स्थापना किया गया। उन्नत कैंसर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है।
फिर कैंसर संस्थाने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान भी स्थापना किया गया। भारत सरकार ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। झज्जर के हरियाणा में हुआ। उद्देश्य है कैंसर पर उन्नत शोध और उपचार, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं के लिए। जागरूकता और स्क्रीनिंग अभियान भी चला गया सरकार द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महिलाओं के लिए स्तन और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कराया गया। आशा कार्यकर्ता जो हैं उनके माध्यम से भी किया गया। गांव में जागरूकता अभियान भी चलाया गया। ठीक है। सस्ती कैंसर दवाएं भी दी गई, जैसे आपका सरकार ने जन औषधि केंद्र के खोला है, जिसके माध्यम से कैंसर की सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की ये एक पहल है। ठीक है। अब हमारे लिए इसका एमसीक्यू देखिए। एमसीक्यू देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से स्तन कैंसर की जोखिम कारक हो सकते हैं? तो मोटापा हो सकता है, शराब का सेवन होता है, शारीरिक गतिविधियों की कमी हो सकता है, नियमित व्यायाम नहीं। तो 1, 2, 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो है मुद्दा क्या है देख लीजिए। थोड़ा मुद्दा ज़्यादा है तो प्लीज़ आप लोग शांति से बनाए रखें और अब पढ़ते रहिए। ठीक है। हाल ही में जनरल जो है डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्लिनिकल रिसर्च एंड रिव्यूज में प्रकाशित एक संपादकीय में विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि पेट के मोटापा यानी एब्डोमिनल ओबेसिटी को एशियाई भारतीय के लिए एक नया विटल विटल साइन माना जाना चाहिए। ठीक है। यह यूपीएससी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इसलिए मैं आपको लगा दिया हूँ। ठीक है। अब यहाँ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल ओबेसिटी क्या होता है, पेट का मोटापा क्या होता है। देखिए पेट का मोटापा वह स्थिति होता है ना जब शरीर में पेट और कमर के आसपास अत्यधिक चर्बी जमा हो जाती है। ठीक है। और इसे सेंट्रल ओबेसिटी या बेली फैट भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बेली फैट यह सामान जो है मोटापे से अधिक खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इससे कई मेटाबॉलिक जो बीमारी है उसका खतरा बढ़ जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और क्या है कि कैसे मापा जाता है इसको, तो देखिए पेट का जो आपका मोटापा है ना मुख्य रूप से कमर की माप होता है, यानी वेस्ट सरकमफ्रेंस होता है से मापा जाता है। लेकिन सामान्य मानक एशियाई लोगों के लिए क्या होता है कि पुरुष लगभग आपका 90 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, ये माना जाता है क्या आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट का मोटापा। महिलाएं 80 मीटर या उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो एब्डोमिनल ओबेसिटी माना जाता है। इसके अलावा क्या है कि वेस्ट टू हाइट रेशियो भी किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स से भी स्वास्थ्य जोखिम का आकलन करने में उपयोग किया जाता है। क्या है कारण, क्या है इसका बढ़ने का, तो देखिए पेट जो है आपका का मोटापा कई कारणों से बढ़ता है। जैसे आपका बैठे रहने वाली जीवन शैली होता है। ठीक है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया। अस्वस्थ आहार जैसे जंक फूड खा रहे हैं, अधिक कैलोरी ले रहे हैं, शारीरिक गतिविधियां नहीं कर रहे हैं, तनाव और नींद की कमी भी हो रहा है, शराब और तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो इससे बढ़ता है। इससे जुड़ी बीमारियां क्या है, तो देखिए इससे जो जुड़ी बीमारियां है ये आपका क्या हो जाता है, पेट का मोटापा इन बीमारियों का जोखिम का कारण बढ़ता है। जैसे आपका टाइप 2 डायबिटीज हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड सिटोटिक लिवर डिजीज हो गया, ये लिवर डिजीज है। ठीक है। उच्च रक्तचाप हो गया। देखिए डायबिटीज के भी बारे में आपको पढ़ा दिया गया है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में, और ये जो होता है ना लीवर से अकॉर्डिंग है, इसलिए ब्लड प्रेशर तो आप जानते हैं, इसलिए मैं इतना इसको नहीं लाया हूँ। ठीक है। लाकर भी इसको मैं नहीं लगाया, सोचा कि नहीं इतना ज़्यादा मुद्दा ज़्यादा बढ़ जाता। ठीक है। अब भारत में स्थिति क्या है, तो देखिए भारत में जो स्थिति है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आपका 5 है, जो नेशनल हेल्थ सर्वे जो 5 के अनुसार लगभग 40% महिलाएं पेट के मोटापे से प्रभावित है। 40% महिला, लगभग 12% जो पुरुष हैं ये प्रभावित है। तो यानी कहीं ना कहीं महिलाएं ज़्यादा प्रभावित है। ये समस्या अब ग्रामीण और निम्न आय वर्ग में भी तेजी से बढ़ रही है, पहले ये नहीं था। ठीक है। रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए, तो प्रिवेंशन, नियमित व्यायाम होना चाहिए, संतुलित आहार और पौष्टिक भोजन होना चाहिए, जंक फूड और चीनी का कम सेवन होना चाहिए, पर्याप्त नींद लीजिए और तनाव नियंत्रण कीजिए आप। ठीक है। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे है आपका एशियाई भारतीयों के लिए। देखिए विशेषज्ञ ने बोला है कि एशियाई भारतीयों में विशेष समस्या है क्या। विशेषज्ञ अमृता घोष और अनूप मिश्रा के अनुसार कहा गया है कि एशियाई जो भारतीय हैं उनमें बॉडी मास इंडेक्स समान होने के बावजूद भी पेट का मोटापा हो सकता है।
ऐसा नहीं है कि बीएमआई आप चेक कर लिए तो अगर ये सामान्य भी निकल रहा है तो भी बावजूद भी भारतीयों में पेट का मोटापा हो सकता है। इससे क्या होगा कि इंसुलिन जो रेजिस्टेंस जो है और मेटाबॉलिक रोग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरा है। इससे जुड़े प्रमुख रोग क्या हो सकता है, तो ये आपको बताए हैं कि टाइप 2 डायबिटीज होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है। ओके, तो ये सब डिजीज हो सकते हैं। भारत में स्थिति क्या है, तो ये फिर से लग गया है। ठीक है, पेट के कारण जो आपको ये दोबारा लग गया है। ठीक है, अब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट जो है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। क्या है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारत में भारत में समय समय पर किए जाने वाले एक राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण है, यानी सर्वे है, जिसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य, पोषण और जनसंख्या से संबंधित जानकारी एकत्र करना। यह भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और नीतियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। ठीक है, और ये नोडल एजेंसी कौन सा है इसका, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। कार्यान्वयन कौन करता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस यानी IIPS मुंबई, मुंबई में है ये संस्थान, ये करता है कार्यान्वयन। तकनीकी सहयोग करता है USAID, ठीक है, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था करता है। इसका उद्देश्य क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का उद्देश्य प्रमुख, तो ये देखते हैं जनसंख्या और स्वास्थ्य संकेतों का आकलन करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये और करता है कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करता है। पोषण स्तर और अनीमिया की स्थिति बताता है, और परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य का भी देखभाल करता है। सरकार की स्वास्थ्य योजना के लिए डेटा ये उपलब्ध कराता है। अब हमारे लिए जो है कि इसका डाटा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ है उसका डाटा देखते हैं। तो ये आपका 2019 और 21 में आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, अभी तक दोबारा नहीं हुआ है। भारत का 5वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे है, जो स्वास्थ्य, पोषण, जनसंख्या, मातृ शिशु स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से जुड़ा डेटा देता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस यानी IIPS जो मुंबई में है उसके द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि इसका निष्कर्ष क्या है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या क्या बोला गया है। देखिए, जनसंख्या और लिंग अनुपात। देखिए, भारत में जो पहली बार ना, पहले क्या होता था कि पहली बार इसमें महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक हो गया। पहले क्या था कि महिला 938 पे 1000 पुरुष होते थे, लेकिन अब क्या हो गया, सेक्स रेशियो जो है आपका, वो लिंगानुपात 120 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष हो गया। तो कहीं ना कहीं इस पे महिलाओं की संख्या बढ़ी है, जनसंख्या। और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है आपका, TFR जो बोला जाता है, वो आपका 2 है। ठीक है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 4 में 2.2 था, लेकिन अब क्या है कि आपका रेट जो हो गया 2 हो गया है, 2.0 हो गया। यह रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से नीचे है। तो 2.1 जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है, ये हम आपको पिछले क्लास में, पिछले के पिछले क्लास में मैं बहुत अच्छे से करवाया हूँ, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। और क्या है कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य जो है आपका, देखिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है 79% से आपका 89% हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है। और फुली इम्यूनाइज चिल्ड्रन जो है आपका 12 से 23 मंथ में 62% से 77% तक हो गया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। पोषण की स्थिति देख लेते हैं, न्यूट्रिशन के स्टेटस। तो ये देखिए आपका कि स्टनिंग यानी जो स्टंटिंग बच्चों में कुपोषण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है अभी भी। अनीमिया महिलाओं और बच्चों में बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं खराब है। मृत्यु दर जो है, देखिए आपका मृत्यु दर क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 41, ठीक है, से 35 हो गया है प्रति 1000 बच्चों में से। तो कहीं ना कहीं सुधार आ रहा है। अंडर 5 जो मोर्टेलिटी है 50 से 42 हो गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। परिवार नियोजन देखिए क्या है, परिवार नियोजन में थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, 1 मिनट। ओके, देखिए, परिवार नियोजन में जो कॉन्ट्रासेप्टिक यूज जो है 54% से आपका 67% कर रहा है, यानी आधुनिक गर्भ निरोधक का उपयोग में ज़्यादा वृद्धि हुआ है। ओके, स्वच्छ ऊर्जा आपका केवल 58.6% परिवार क्लीन कुकिंग फ्यूल LPG का उपयोग कर रहा है। ठीक है,
जो आपका आज का मुद्दा भी था, फर्स्ट मुद्दा, तो ये आप इससे लिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए इसका एमसीक्यू है। क्या है एमसीक्यू, ये हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है ना कि नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे है 5 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसका जो विचार कीजिए, पहला कथन जो बोल रहा है कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया है, बिल्कुल 2.2 हो गया है, और ऐसे 2.1 रहना चाहिए था, ठीक है, तो नीचे आ गया है। दूसरा क्या है कि भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है, बिल्कुल सही बात है, 1020 महिलाओं पर आपका 1000 पुरुष हो गए हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में कमी आई है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में कमी नहीं है, अधिकता बढ़ी है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1 और 2। अगले देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2019-20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है पहली बार रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 के नीचे आई है, बिल्कुल सही बात है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक पाई गई, बिल्कुल सही है। सर्वेक्षण का क्रियान्वयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर पॉपुलेशन साइंस द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है, 1 2 3 तीनों सही है। सर्वेक्षण सीधे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा आयोजित किया, नहीं, नेशनल फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, केवल 1 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला मुद्दा क्या है, सॉरी, अगला जो एमसीक्यू है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संचालन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत किया जाता है, बिल्कुल। इसका क्रियान्वयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मुख्य रूप से जनसंख्या, स्वास्थ्य, ठीक है, जनसंख्या, स्वास्थ्य, ठीक है, जनसंख्या हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पोषण से संबंधित डेटा एकत्रित करता है, बिल्कुल। यह सर्वे हर वर्ष आयोजित किया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संकेतक फैमिली हेल्थ सर्वे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मापे जाते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एनीमिया प्रिवेलेंस, बॉडी मास इंडेक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 2 और 3, ठीक है। अगला जो मुद्दा है, देखिए क्या बोल रहा है अगला मुद्दा कि हाल ही में जो आपका अलेक्जेंडर स्टब हैं, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति है। तो पहले तो ये बात आप याद रखिएगा, जो अलेक्जेंडर स्टब हैं वो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में छात्रों को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण विचार रखे हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। मुख्य बिंदु क्या है ये आपको देखिए क्या है यहाँ पे, तो की पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो क्लाइमेट चेंज पर विचार किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक समस्या है, लेकिन क्या है आपका इसके समाधान स्थानीय स्तर पर लागू होंगे, ठीक है। वैश्विक स्तर पर मानक जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड पर तय करने की आवश्यकता है, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में ऊर्जा की मांग कम नहीं होगी, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ऊर्जा का मांग बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि फिनलैंड की क्लीन एनर्जी स्ट्रेटेजी क्या था, तो फिनलैंड ने कई वर्षों से इन ऊर्जा स्रोतों में निवेश किया है, जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल जो है आपका और कम कार्बन ऊर्जा प्रणाली विकसित करना, इसका मतलब ये किया गया, ठीक है। थर्ड क्या है ये देखिए कि आपका वैश्विक स्वास्थ्य पर भी बात की है। क्या है, ग्लोबल सॉरी वैश्विक व्यवस्था यानी ग्लोबल ऑर्डर पर भी ये बात की है। ये बोले कि वर्तमान दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की और ऑर्डर मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। इस व्यवस्था में मल्टीलेटरल कोऑपरेशन महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। ग्लोबल साउथ की भूमिका भविष्य में अधिक महत्वपूर्ण होगी, इसलिए भारत को भी ध्यान देना चाहिए ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का। फोर्थ क्या किए कि युवाओं के लिए संदेश दिए कि उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहें कि बड़े सपने देखें, बिग ड्रीम ड्रीम जो है बड़े बड़े देखें, कड़ी मेहनत करें, जीवन में सार्थक काम करें, मीनिंगफुल वर्क करें, को सफलता का आधार बनाएं। और उनके अनुसार सफलता का अर्थ केवल धन नहीं, पद या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि क्या है समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना होता है।
तो ये कहीं न कहीं इनका जो वक्तव्य था बहुत इम्पोर्टेंट था। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए इनका बोला हुआ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर होता है, कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि कई शक्तिशाली देश, पावर सेंटर्स, वैश्विक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, उसी को बोला जाता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है? तो विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रकार जो हैं आपके क्या हैं, तो एक तो है यूनिपोलर वर्ल्ड, जिसमें एक ही महाशक्ति प्रभुत्व होता है। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट का वर्चस्व रहा। बाइपोलर वर्ल्ड यानी 2 महाशक्तियों का आपका दबदबा, जैसे उदाहरण के लिए कौन-सा? कोल्ड वॉर के दौरान आपका यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन, ठीक है? अब यहाँ पे जो बोला गया है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है, जैसे इसमें कई शक्तिशाली देश आते हैं, जैसे आपका यूनाइटेड स्टेट, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, यूरोपियन यूनियन होगा। तो कहीं न कहीं ये सारे मिलकर अपना वर्चस्व राजनीतिक पे, वैश्विक आर्थिक पे ये जमाना चाहते हैं, ठीक है? तो इसी को कहा गया है आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है? मल्टीपोलर वर्ल्ड की विशेषता क्या होती है, तो ये देख लीजिए। शक्ति का वितरण कई देशों में हो गया। मल्टीलेटरल जो कॉपरेशन होता है उसकी आवश्यकता होती है। वैश्विक निर्णयों में अधिक देशों की भागीदारी होता है और ग्लोबल साउथ की इसमें बढ़ती भूमिका है। वर्तमान में पोलैरिटी के कारण क्या बताया गया है, तो देखिए चाइना का जो आर्थिक और सैन्य उदय है ना, ये कहीं न कहीं मल्टी पोलैरिटी का कारण बन रहा है। इंडिया की बढ़ती वैश्विक भूमिका ये भी बढ़ा रहा है। रसिया का रणनीतिक प्रभाव ये भी बढ़ा रहा है। क्षेत्रीय संगठनों का उदय, जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो इनके कारण भी मल्टी पोलैरिटी का उदय का कारण बन रहा है, ठीक है? उदय हो रहा है। भारत के लिए क्या महत्व रखता है? तो देखिए भारत के लिए है कि इंडिया के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इसको मतलब रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में मदद करेगा। विभिन्न देशों के साथ बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी इसको अपनाने की आवश्यकता है। वैश्विक संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व इनको प्राप्त हो सकता है। अब है कि जो यहाँ पे तो मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है हम लोग जान गए। अब हमें भारत को फ़िनलैंड से क्या सीखना चाहिए? देखिए फ़िनलैंड आज के समय में बहुत ही खुशहाल देश माना जाता है, वहाँ की शिक्षा उन्नत है। तो क्या सीखना चाहिए? थोड़ा-सा ये भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमें कई अन्य देशों से अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, ठीक है? तो देखिए क्या है, फ़िनलैंड दुनिया की सबसे उन्नत, खुशहाल और सतत विकास देशों में से एक है। कई क्षेत्रों में इंडिया उसके अनुभवों से महत्वपूर्ण सबक सीख सकता है। किस-किस मामलों में? तो देखिए क्या है, देखिए शिक्षा प्रणाली में, पहला क्या है आपका शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम में। क्या फ़िनलैंड की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे बेहतरीन मानी जाती है। सोच लीजिए फ़िनलैंड की जो शिक्षा व्यवस्था है दुनिया की सबसे बेहतरीन मानी जाती है। मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ कम परीक्षा और अधिक व्यावहारिक शिक्षा देती है। देखिए ये बहुत अच्छा चीज़ है कि सिर्फ़ एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो व्यवहारिक जो बिहेवियर जो एजुकेशन होता है ना, ये कहीं न कहीं आपको बिहेवियर अगर चेंज हो गया आपका किसी चीज़ में, तो ये बहुत बड़ा मतलब कारण बन सकता है आपका विकास का, ठीक है? शिक्षकों का उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है? टीचरों का आपका हाई ट्रेनिंग दिया जाता है। शिक्षा में समान अवसर है, यहाँ इक्विटी दिया जाता है। तो इससे भारत क्या सीख सकता है? तो भारत में जो रटने की बजाय जो है ना कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग को अपनाया जाना चाहिए। यहाँ क्या है, रटने पे ज़्यादा ध्यान है। सिर्फ़ आप मार्क्स लाइए। अगर मार्क्स आपका 99% 99, अगर 1000 में 99 999 ला रहे हैं तो आपको ज़्यादा आपका है। उससे कई ज़्यादा नॉलेज वाले लोग पीछे रह जाते हैं हमारे देश में। ये तो बिल्कुल सही बात है। आप भी अपने आस-पास को देखते होंगे, ठीक है? शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है? सिर्फ़ आप मार्क्स बेसिस पे मत जाइए, आप बैलेंस बना के चलिए, ठीक है? दूसरा क्या है कि स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण। फ़िनलैंड ने जल्द ही निवेश किया है किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में, हाइड्रो पावर में। भारत के लिए यहाँ से सीख लेना चाहिए कि स्वच्छ ऊर्जा में तेज़ी से निवेश किया जाए, कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहिए, ठीक है? आपका तीसरा क्या सीख लेना चाहिए? देखिए सुशासन में जो गुड गवर्नेंस में फ़िनलैंड क्या है कि दुनिया का जो क्रम कम जो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश है, उसमें गिना जाता है फ़िनलैंड, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश फ़िनलैंड आता है।
भारत के लिए क्या सीख है कि प्रशासन में पारदर्शिता लाएँ और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दें। जो भारत में ये बहुत ज़रूरी है, भारत में सबसे ज़्यादा तो यही है, ठीक है? सामाजिक कल्याण, ठीक है? देखिए सोशल वेलफेयर भी इनके द्वारा फ़िनलैंड के द्वारा क्या-क्या किया गया है। फ़िनलैंड को मजबूत वेलफेयर स्टेट है, फ़िनलैंड में मजबूत वेलफेयर स्टेट है, जैसे आपका स्वास्थ्य सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा, बेरोज़गारी सहायता। भारत को इससे ये सीखना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत किया जाए, ठीक है? करना चाहिए। और 5 क्या है कि नवाचार और तकनीक, फ़िनलैंड नवाचार और स्टार्टअप में अग्रणी है, आर-एन-डी में उच्च निवेश करता है, टेक्नोलॉजी आधारित यहाँ अर्थव्यवस्था है। भारत के लिए जो आर-एन-डी पे अधिक खर्चा आपको बढ़ाना चाहिए, रिसर्च और इनोवेशन पर अधिक खर्चा करना चाहिए, ठीक है? अब हमारे लिए देखते हैं थोड़ा-सा फ़िनलैंड के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं, क्या है फ़िनलैंड? तो देखिए फ़िनलैंड जो है ना उत्तरी यूरोप यानी नॉर्दर्न यूरोप जो यूरोप है, इसके ऊपर जो फ़िनलैंड है, यहाँ एक देश है जो उच्च मानव मतलब हाई जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, शिक्षा, तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और यूपीएससी के लिए यह देश शिक्षा प्रणाली, पर्यावरण नीति और वैश्विक खुशी सूचकांक के मतलब कारण महत्वपूर्ण ये माना जाता है। तो इसलिए यूपीएससी के लिए ये पढ़िए, ठीक है? इनका राजधानी कहाँ है? हेलेंसिकी में है, ठीक है? हेलसिंकी आपको कल भी मैं इसके बारे में पढ़ाया था, क्या हुआ था ये आप बताइएगा मुद्दा में। महाद्वीप जो है आपका किसका मुख्यालय है? ठीक है? यहाँ पे हेलसिंकी में किसका मुख्यालय है जो मैं आपको कल मुद्दा पढ़ाया था? प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट में। राजधानी हेलेंसिकी है और महाद्वीप जो कौन-सा यूरोप महाद्वीप में और मुद्रा जो है यहाँ का करेंसी जो है यूरो है। राजनीतिक व्यवस्था गणराज्य है यानी रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है? यहाँ राष्ट्रपति ही जो भी होते हैं सर्वेसर्वा और फ़िनलैंड की सीमाएँ स्वीडन से लगता है, नॉर्वे से लगता है, रसिया से लगता है। तो ये 3 देशों से इसकी सीमा लगता है। महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ का शिक्षा प्रणाली हम लोग देख ही लिए, ठीक है? फ़िनलैंड की शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बेहतरीन मानी जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फ़िनलैंड कई वर्षों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है, ठीक है? स्वच्छ ऊर्जा पर्यावरण में न्यूक्लियर एनर्जी आपका ये रिन्यूएबल हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, तकनीकी विकास भी होता है यहाँ। यहाँ देखिए प्रसिद्ध जो कंपनियाँ हैं नोकिया यहीं का कंपनी है, फ़िनलैंड का ही कंपनी है, ठीक है? नोकिया जो फ़ोन चलता था, ठीक है? अब इंडिया फ़िनलैंड संबंध हम लोग थोड़ा-सा जानकारी लेते हैं, ठीक है? इतना जान गए तो इंडिया फ़िनलैंड भी पूरे तरीके से फ़िनलैंड को क्यों ना समाप्त कर दिया जाए हमारे तरफ से, मतलब जो सब्जेक्ट में जो आने वाला है। तो इंटरनेशनल रिलेशन से मुद्दा बन सकता है। इंडिया फ़िनलैंड के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक है, ठीक है? दोनों देशों ने लोकतांत्रिक मूल्य, सतत विकास, तकनीक और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है, ठीक है? अब इसको हम लोग देखते हैं पार्ट बाई पार्ट खोलकर, ठीक है? कैसे? आपको राजनयिक संबंध देखते हैं यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन देखते हैं। तो भारत और फ़िनलैंड के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुआ है ना, वो 1949 से हुआ है, ठीक है? फ़िनलैंड की राजधानी हेलसिंकी जो है भारत का हेलसिंकी में भारत का दूतावास भी है वहाँ पे, ठीक है? भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में फ़िनलैंड का दूतावास है। तो ये कहीं न कहीं डिप्लोमेटिक से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। और दूसरा क्या है आपका आर्थिक और व्यापारिक संबंध कैसा है? तो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश लगातार बढ़ रहा है किस क्षेत्र में? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्लीन एनर्जी में, टेलीकम्युनिकेशन में, फॉरेस्ट्री में। तो ये सारे क्षेत्र में बढ़ रहा है और प्रमुख कंपनी जो है नोकिया जो है फ़िनलैंड की प्रसिद्ध टेलीकॉम कंपनी है जो एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा हमारा नोकिया हमारे देश में ज़्यादा ही चला था, ठीक है? थर्ड क्या है तकनीक और नवाचार सहयोग। फ़िनलैंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। तो ये सहयोग क्षेत्र कौन डिजिटलाइजेशन कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग कर रहा है, 5G टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप में, तो ये सारे में आपस में सहयोग किया जा रहा है। फोर्थ क्या है, देखिए जलवायु परिवर्तन जल पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के दोनों देशों के लिए क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। जो मुख्य क्षेत्र होंगे रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री और सर्कुलर इकोनॉमी में आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। पाँचवा क्या है देखिए शिक्षा में भी सहयोग किया जा रहा है, ठीक है? एजुकेशन रिफ़ॉर्म पे काम कर रहा है, टीचर ट्रेनिंग पे काम कर रहा है, डिजिटल लर्निंग पे काम कर रहा है। छठा वैश्विक मंचों पर भी सहयोग, दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं, जैसे आपका यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में, फ़िनलैंड सदस्य है यूरोपियन यूनियन का, ये भी आप याद रखिएगा। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एमसीक्यू इसका देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र इंडिया फ़िनलैंड सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं? तो क्लीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, न्यूक्लियर वेपन्स कॉपरेशन में, ठीक है? तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। अगले मुद्दे पे आते हैं, क्या है? देखिए अगला मुद्दा जो हमारा है कि हाल ही में
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 में बताया गया कि अनुसूचित जाति जो एससी जिसको बोला जाता है के लोगों को सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से रोकने के मामलों में वृद्धि दिखाई गई है। यह अपराध एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड जो है आपका एक्ट 1989 के अंतर्गत दर्ज किया गया। क्या है मामला? तो प्रमुख तथ्य हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2023 में पहला जो मामला है कि 2023 के आंकड़े क्या बताते हैं, पूरे भारत में ऐसे 180 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 173 मामले, सोच लीजिए 180 में से 173 मामले केवल यूपी में है। तो सोचने वाली बात है कि यूपी गवर्नमेंट जो हमारे जो योगी जी के है, उन गवर्नमेंट में क्या किया जा रहा है, 173 मामलों में सिर्फ एससी का जो है मामला मतलब 7 मामला जो है पूरे इंडिया में है और अकेले 173 मामले यूपी में है। बाकी मामले इन राज्यों में जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिलता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि 2022 के आंकड़े क्या बताता है कि पूरे भारत में 305 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 300 मामले उत्तर प्रदेश में थे। वाह! मतलब सोच सकते हैं कि कितना मामला आता है उत्तर प्रदेश। समय के साथ वृद्धि 2018 पूरे देश में 68% मामले उत्तर प्रदेश में ही था। 2019 में यह बढ़कर 80 हो गया। तो कहीं न कहीं ये दिखा रहा है, ठीक है? इस अपराध श्रेणी की शुरुआत जो कैसे हुई, ये हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। 2017 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपराधों के बेहतर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के लिए नई श्रेणियाँ जोड़ी थी। नई श्रेणी क्या था? प्रिवेंट और डिनाई और ऑब्स्ट्रैक्ट यूसेज ऑफ पब्लिक जो प्लेस है, पैसेज है, उसके लिए किया गया। इसका उद्देश्य था कि दलितों को सार्वजनिक स्थानों, मंदिर हो गए, रास्ते हो गए, पानी के स्रोत हो गए आदि से वंचित करने के मामलों को अलग से रिकॉर्ड करना। ठीक है। और प्रारंभिक आंकड़े जो था आपका, जब यह श्रेणी पहली बार जोड़ी गई तो पूरे देश में 12 मामले दर्ज हुए। राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। उस समय यूपी में कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ था। ठीक है। अन्य संबंधित अपराध क्या था? 2017 में एक और नई श्रेणी जोड़ी गई थी, जिसमें एससी लोग को घर छोड़ने के लिए मजबूर करना, सामाजिक बहिष्कार यानी सोशल बाइकॉट। इस श्रेणी में उसी वर्ष 57 जो 57 मामले जो हैं उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ था। एसटी समुदाय के मामले कहीं न कहीं डेटा के अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय के ऐसे मामले की संख्या तुलनात्मक रूप से कम रही है। अब क्या है कि अनुसूचित जाति के लोगों को सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने के कारण और समाधान क्या हो सकते हैं? तो देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार कई स्थानों पर शेड्यूल कास्ट आपका समुदाय को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से वंचित करने के मामले सामने आए। यह अपराध एससी एसटी प्रिवेंशन साइट जो एक्ट है, एट्रोक एक्ट जो एक्ट है 1989 के अंतर्गत आता है। प्रमुख कारण है, कॉजेज जो है आपका देखिए, सामाजिक भेदभाव और जाति व्यवस्था अभी भी मौजूद है। ठीक है। प्रारंभिक जाति आधारित भेदभाव अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है। समाज की मानसिकता में परिवर्तन की कमी है, अभी भी जागरूकता की कमी है, कानून के कमजोर क्रियान्वयन के कमी है। ठीक है। आर्थिक जो है आर्थिक और सामाजिक असमानता है। शेड्यूल कास्ट समुदाय के आर्थिक कमजोर के कारण अपने अधिकारों की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। सामाजिक बहिष्कार की परंपरा है। कुछ क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार, सोशल बाइकआउट और दबाव की परंपरा है। ठीक है। समाधान इसका क्या हो सकता है? तो कानून का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। ठीक है। कई कड़ाई से पालन किया जाए इनका, एक्ट 1989 वाले, जागरूकता अभियान चलाया जाए। और क्या किया जा सकता है? शिक्षा और सामाजिक सुधार किया जाए, आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए, स्थानीय प्रशासन की भूमिका को बढ़ाया जाए। ठीक है। जैसे पंचायत और स्थानीय संस्थाओं को भेदभाव रोकने के लिए सक्रिय बनाना होना चाहिए। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है कि आर्टिकल 40 जो है 14 है समानता का अधिकार बोलता है, 15 भेदभाव का निषेध करता है, 17 जो है आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, आर्टिकल 46 जो है आपका SC ST हितों की रक्षा करता है। ठीक है।
अगला जो है जो हमारे लिए यहाँ पे जो मुद्दा बनता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या है एनसीआरबी? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है जो देश में अपराध से संबंधित डेटा को एकत्र करता है, ठीक है, विश्लेषण और प्रदर्शित प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। यह संस्था जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन है, यानी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फंक्शन क्या है? तो अपराध डेटा संग्रह और विश्लेषण करना, पूरे भारत में अपराध के आंकड़ों का रिकॉर्ड करना, पुलिस को सूचना देना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, अपराध से संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना इसका कार्य है। प्रमुख रिपोर्ट क्या है? देखिए, एनसीआरबी हर साल एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी होता है। इसमें शामिल होता है हत्या, चोरी, बलात्कार जैसे अपराध होते हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध भी यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है। और एससी एसटी के खिलाफ अपराध भी है, साइबर अपराध भी है। अन्य महत्वपूर्ण डेटाबेस जो है आपका, जो आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स है। तो ये सब इसका महत्वपूर्ण क्या है, डाटाबेस है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एमसीक्यू इसका देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला मुद्दा चलते हैं, जो आपका देखते हैं कि हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा जारी नए भूकंप जोनिंग नियम को केंद्र सरकार ने क्या किया है, वापस ले लिया है। यह नियम आईएस यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स 1893 पार्ट 1 2025 के तहत जारी किया गया था, जो भूकंप रोधी भवन निर्माण, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन के मानक तय करता है। 3 मार्च 2026 को नई गजट अधिसूचना जारी कर पुराना मानक जो है इंडियन स्टैंडर्ड और 1893 पार्ट 1 2016 को फिर से लागू कर दिया गया। तो पहले तो देखते हैं क्या था नया प्रस्ताव। तो नवंबर 2025 में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, बीआईएस ने भूकंप जोखिम का नया मानचित्रण जारी किया था, सिस्मिक हजार्ड जोनिंग प्रस्तावित किया था। इसमें मुख्य बिंदु जो प्रोबेबिलिस्टिक जो सिस्मिक हजार्डस असेसमेंट है, जो पीएसएच जिसको बोल रहा जा रहा है कि मॉडल का उपयोग किया गया था। भारत के 60% से अधिक क्षेत्र को मध्यम से उच्च भूकंप जोखिम क्षेत्र में घोषित, मतलब क्या है कि लगभग आपका 60% जो क्षेत्र है ना भारत का, जो मध्यम से मीडियम से हाई हाई भूकंप जोखिम क्षेत्र में रखा गया। पहली बार नई सबसे उच्च जोखिम श्रेणी जो जोन 4 प्रस्तावित की गई, ठीक है। इसमें और प्रस्तावित जोन जो 6 था उसमें शामिल क्या था, कश्मीर रीजन, नॉर्थ ईस्ट और कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र के कई हिस्सों जोन 5 यानी वेरी रिस्क में रखा गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे मैं 4th बता दिया, जोन 6 को जोड़ा गया था, ठीक है। ये मैं गलत बता दिया था, ठीक है। अभी 5 ही है, ठीक है, इसको हटा दिया गया। विरोध क्यों हुआ इसका, बैक क्लास किया हुआ? तो रीजन, तो कई सरकारी एजेंसी ने इसका विरोध किया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, कई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी किया। कारण, निर्माण लागत में भारी वृद्धि होगी, इससे चल रहे प्रोजेक्ट की डिजाइन बदलने की जरूरत पड़ेगी। कई परियोजनाएं स्टैंडर्ड्स एसेट्स बन सकती थी। वैज्ञानिक आधार पर हजार्डस वैल्यू बहुत ज़्यादा बताई गई है, ठीक है। तो इसलिए इसको बैक क्लास मतलब इस पर विरोध किया जाने लगा, ठीक है। इससे क्या प्रभाव पड़ता? अगर नया कोड लागू हो जाता तो क्या होता, इमारतों के लिए मजबूत नींव और संरचना बनानी पड़ती, मेट्रो, डैम्स, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत जो है बढ़ जाती, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर प्रभावित होते। अब जो पुराना वाला था, जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड 1893 जो पार्ट 1 2016 क्या था? देखिए, इसमें क्या था ना कि भारत में भूकंप रोधी संरचनाएं यानी अर्थ क्विक रेजिस्टेंट जो स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण मानक था। इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा जारी किया गया है। यह कोड इंजीनियरों और वास्तुकारों को यह बताता है कि भूकंप के दौरान भवन और अन्य संरचनाएं सुरक्षित कैसे बनाई जाए, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य ये था कि भूकंप के दौरान भवनों को ढहने से बचाना, मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना।
निर्माण के लिए समान राष्ट्रीय मानक प्रदान करना, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं जारी करता था। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अर्थक्वेक हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं जाते-जाते, ठीक है? तो भूकंप पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने या कंपन को कहा जाता है, जो पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, उनकी गति के कारण होता है, ठीक है? जो टेक्टोनिक, और ज़्यादा आपको पढ़ना है ना, तो हमारा जो ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी क्लास हुआ है ना, वो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में है ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास। आप 3rd क्लास से आप उसको देखिएगा, 3rd या 4th क्लास से, ठीक है? वहाँ पे आपको भूकंप बताएगा, बहुत अच्छे से करवाएगा। तो प्लीज़ आप लोग को जो जिनको ज़्यादा पढ़ना है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। यह प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इससे भवन, सड़क, पुल, जीवन को भारी नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा बताया गया है। और भूकंप के कारण देख लीजिए क्या-क्या है, टेक्टोनिक प्लेट की गतियाँ, पृथ्वी की सतह कई प्लेटों में बटी हुई है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती है या दूर भी सकती है, तो भूकंप आता है। संबंधित सिद्धांत क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है? ये भी आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी क्लास मेरा किया हुआ है, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। ज्वालामुखी गतिविधियाँ, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूकंप आ सकता है। मानव गतिविधियाँ, बड़े बांध निर्माण, खनन, परमाणु परीक्षण, भूकंप के मुख्य भाग जो है आपका क्या है, तो हाइपोसेंटर फोकस जो होता है, हाइपोसेंटर पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, ठीक है? और यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है? तो ये क्या हुआ कि ये आपका फोकस हो गया, यहाँ पे आपका ज़्यादा, यानी इसको फोकस कहा जाता है, ठीक है? और ये जहाँ पे केंद्र की पृथ्वी के सतह से जो ठीक ऊपर हुआ, इसी को बोला जाता है इपिक सेंटर, ठीक है? इपिक सेंटर। तो ये आप याद रखिएगा, पृथ्वी के सतह से वह स्थान जो फोकस के ठीक ऊपर उठे। नहीं समझे? देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है और इसके नीचे ये भूकंप उठा, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपके लिए, फोकस हो गया, ठीक है? और इसके सीधे, ठीक है? इसके सीधे यहाँ क्या हो गया, एपिक सेंटर हो गया, अधिकेंद्र जिसको बोलते हैं, और इसको केंद्र बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कहाँ महसूस होगा, आपका केंद्र में, ठीक है? फिर उसके बाद एपिक सेंटर में। तो ये बात आप याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता मापने का क्या है, तो ये देख लीजिए, भूकंप का तीव्रता मापने का, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है आपका क्या, कि रिएक्टर स्केल, मर्कली इंटेंसिटी स्केल। भारत में भूकंप के क्षेत्र जो है, भारत में भूकंप का अधिक खतरा जो आपका हिमालयन रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, कच्छ रीजन जो गुजरात का है, अंडमान निकोबार हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा खतरा है। भारत में भूकंप का प्रबंधन, तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एनडीए में जो आपको अगर पढ़ना है ज़्यादा, तो आप जाके पॉलिटी में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या ज्योग्राफी वाले में भी आप एमसीक्यू में पढ़ सकते हो, वहाँ भी मैं बता रहा हूँ। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है? अब हमारे भारत के भूकंप क्षेत्र जरा थोड़ा सा देखते हैं कि जो बांटा गया है वो किस तरीके से बांटा गया है। भारत में भूकंप जोखिम के आधार पर क्षेत्रों को इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो 1893, उसके अनुसार जो 1893 जो है पार्ट 1 2016 के अनुसार 4 जोन में बांटा गया है। यह मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है? क्या है, पहले भारत में जोन 4 थे, लेकिन बाद में उन्हें घटाकर 4 जोन कर दिया गया, ठीक है? तो ये आप याद रखिए। जोन 2 आपका कम भूकंप जोखिम वाले क्षेत्र हैं, ठीक है? कि भूकंप वाले जो क्षेत्र हैं आपका, जो जोन 5 जोन में बांटे गए हैं, लेकिन बाद में इसे 4 जोन कर दिया गया, ठीक है? ये क्या है आपका, तो ये है आपका सबसे कम भूकंप जोखिम वाला क्षेत्र। जैसे आपका जो जोन 2 बोला जाता है, सबसे कम भूकंप जोखिम, कौन कौन क्षेत्र है आपका, तो देख लीजिए ये कौन सा है आपका, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, और ये मध्य प्रदेश हो गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में विशेषता कम तीव्रता के यहाँ भूकंप आते हैं। जोन टू याद रखिएगा। दूसरा में क्या है, जोन 3rd आप याद रखिएगा, मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र मध्यम भूकंप में गति वाले, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, ये जोन 3 में आता है। लेकिन जो जो जोन 4 आता है, वो आपका उच्च जोखिम वाला क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में उच्च तीव्रता के भूकंप आने की संभावना होता है। जैसे आपका दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया के कुछ भाग, ये सब ज़्यादा हाई मतलब इंटेंसिटी से यहाँ पे भूकंप आता है। और जोन 5 जो होता है आपका अत्यधिक जोखिम क्षेत्र होता है। यह भारत का सबसे अधिक भूकंप प्रभावित वाले क्षेत्र हैं, जो जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, गुजरात के कच्छ का क्षेत्र हो गया, ये सब बहुत ही
हाई इंटेंसिटी वाला क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट बच रहा था हमारे पास, देखिए आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी पढ़ ही लेते हैं, क्यों देरी करते हैं, ठीक है। जाते जाते देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारत की जो है आपका राष्ट्रीय मानक आपका निर्धारण संस्था है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। यह उत्पादों और सेवाओं और प्रणालियों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानक तय करती है। स्थापना क्या है आपका, 1986 में हुआ। अधिनियम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के तहत इसको स्थापना किया गया था। और उसके बाद एक नया कानून आया जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 बना। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, ये मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। और मुख्य कार्य इसका क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय मानक तैयार करना, उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाण देना, उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित कराना और उद्योग में मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण स्थापित करना इसका कार्य है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। BIS प्रमाणन क्या है, तो सबसे प्रसिद्ध प्रमाणन जो है ISI मार्क, ठीक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि उत्पाद BIS के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है, ठीक है। और BIS के अन्य कार्यक्रम जो है हॉलमार्किंग, जैसे सोना चांदी की शुद्धता की जांच है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम है, लेबोरेटरी टेस्टिंग है, तो ये सब ये अन्य कार्यक्रम है, ठीक है। अब हमारे लिए जो क्वेश्चंस है आज के, देखिए बहुत टाइम लग गया आज का पढ़ाने में, लेकिन देखिए क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट ही है हमारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह भारत उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी ISI मार्क जो करता है। और निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है, तो हिमालयन रीजन, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और प्लीज़ 1000 सब्सक्राइब का हमारा लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइबर हमारा बनिए। और इसमें फ़ायदा आप ही का है, क्योंकि जो 4 फाउंडेशन कोर्स लाने वाले हैं उनमें आपको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे वेब्स अकेडमी आपको गिफ्ट देगा जो पहले 1000 सब्सक्राइबर बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।